नमस्कार दोस्तों, आदाब। एक शब्द है जो अंग्रेजी की सभी महत्वपूर्ण जो डिक्शनरीज़ हैं उनमें मिलता है। इस शब्द का नाम है काफ्काएस्क। काफ्काएस्क बड़ा अजीब सा शब्द है। ये शब्द का जो मीनिंग ऑक्सफोर्ड में और कैम्ब्रिज डिक्शनरी में बताई गई है वो है ऐसी स्थिति जो अजीब, उलझी हुई, बहावह और समझ से परे, नौकरशाही या सत्ता तंत्र में फंसी हुई लगे। इसलिए ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के दौर में जो हमारा समय चल रहा है उसमें ये शब्द हमें अपने चौतरफा नज़र आता है। और ये शब्द की उत्पत्ति एक लेखक के नाम से हुई है जिनका नाम है फ्रैंज काफ्का। मुझे इन लेखक के बारे में दशकों पहले 1987-88 में केंद्रीय विद्यालय रानीखेत में हमारे प्रधानाचार्य थे उमाकांत द्विवेदी सर, उन्होंने बताया था। द्विवेदी सर कमाल के आदमी थे, बहुत कठोर प्रशासक थे। मुलायमियत तो उनके जीवन में थी ही नहीं, उनके नेचर में थी ही नहीं, लेकिन उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला। उनका रचित एक गीत है या उनका रचित है या नहीं है, उन्होंने हमें बहुत अच्छे अच्छे गीत भी दिए। उनका एक गीत मुझे याद आ रहा है जब उनकी चर्चा कर रहा हूँ, और जिसका संदर्भ सीधे काफ्का से भी जाकर जुड़ता है कि गीत जिंदगी के हम गाएंगे सुनाएंगे, हम दीवाने जीत के जीत कर दिखाएंगे। यकीन है कि राह तो खुद हमें बुलाएगी, मंजिलों के पते भी राह ही बताएगी। मुश्किलें हजार हों फिर भी हम मुस्कुराएंगे, गीत ज़िंदगी के हम गाएंगे सुनाएंगे। लंबा गीत है, इसकी एक लाइन और सुनाता हूँ आपको। दरिद्रता की बेड़ियों से तन को मुक्ति चाहिए, दरिद्रता की बेड़ियों से तन को मुक्ति चाहिए, रूढ़ियों की हथकड़ी से मन को मुक्ति चाहिए। मुक्ति की तलाश में हम दूर दूर जाएंगे, मुक्ति की तलाश में हम दूर दूर जाएंगे। हम दीवाने जीत के जीत कर दिखाएंगे। 20वीं सदी के आरंभ में चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में जन्म लिया फ्रैंज काफ्का ने। उनके लिए आप कह सकते हैं एक बेहद संकोची, आत्मसंदेह करने वाले व्यक्ति या लेखक। आज जब हम 21वीं सदी के डिजिटल दौर में हैं, तेज तर्रार, तेजी से भाग रहे, आपाधापी वाले दौर में हैं, एल्गोरिथम संचालित दौर में हैं, तो भी फ्रैंज काफ्का बेहद प्रासंगिक हैं। और उनके प्रासंगिक होने का कारण है वर्तमान समय। फ्रैंज काफ्का केवल कथाकार नहीं थे, सामान्य कथाकार नहीं थे। आप उनकी किताबों को पढ़िए, वे आधुनिक मनुष्य की भीतरी घबराहट, असुरक्षा जो हमें हमेशा घेरे रहती है, अधिकांश लोग जिनसे मैं मिलता हूँ वे बेहद असुरक्षित मुझे नज़र आते हैं। तो फ्रैंज काफ्का आधुनिक मनुष्य की इस घबराहट, असुरक्षा और अदृश्य सत्ता के अनुभव के दार्शनिक लेखक थे। और देखिए कितनी अजीब बात है, उनकी रचनाएं हमें सुकून नहीं देती हैं, बड़ी असुविधा में डाल देती हैं। जब मैं इनके बारे में, मुझे द्विवेदी सर का जो गीत मैंने अभी आपको सुनाया उसको मैं याद कर रहा था तो मुझे काफ्का याद आ गए। तो काफ्का के बारे में जब मैं पढ़ने लगा, मैंने सर ने बताया था मगर कभी पढ़ा नहीं था, तो अमेज़ॉन से एक किताब मंगाई, द ट्रायल। यकीन जानिए किताब को जब आप पढ़ेंगे, एक ही किताब मैंने उनकी मंगाई है अभी, बड़ी घबराहट सी पैदा करती है किताब। और वर्तमान संदर्भ से अगर आप इसे जोड़कर पढ़ेंगे तो ये घबराहट आपकी बढ़ेगी। इसलिए काफ्का की रचनाएं हमें सुकून नहीं देती, बल्कि कह सकते हैं असुविधा में डाल देती हैं। और शायद यही कारण है कि पाकी संवाद, जहां शब्द डरते नहीं, इस मंच के लिए काफ्का एक अनिवार्य लेखक है। 1883 में प्राग में उनका जन्म हुआ, एक जर्मन भाषी यहूदी परिवार में।
उनके पिता व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे और बहुत कठोर स्वभाव के थे, जैसा उनके बारे में मैंने पढ़ा। काफ्का की माँ, जैसे माएँ होती हैं, कोमल स्वभाव की थी, लेकिन पिता की जो हर चीज़ को डिसिप्लिन करने की आदत थी, पिता का व्यक्तित्व जो था, उसका दबाव काफ्का के भीतर पसर गया। और ये समझ में आता है उनकी रचना लेटर टू हिज फादर के जरिए। हालांकि ये किताब मैंने पढ़ी नहीं है, मगर जो इसकी सिनॉप्सिस पढ़ी, उसमें जो काफ्का के भीतर अपने पिता का डर था वो उन्होंने कागज़ पर उतार दिया, लेटर टू हिज फादर में। काफ्का ने कानून की पढ़ाई करी, वे बीमा कंपनी में भी नौकरी करते थे, दिन भर दफ्तर का काम करते थे, रात में पढ़ाई करते थे। ये उनकी दिनचर्या थी और शायद इसी कारण वो बचपन से ही बहुत बीमार रहते थे, या पिता का जो अनुशासन था या डर था उसके कारण कुछ मानसिक दिक्कतें उनको रही होंगी, वो बीमार बहुत रहते थे। मात्र 40 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। काफ्का अपने लेखन से कभी भी संतुष्ट नहीं रहे और इसका पता चलता है जो अनुरोध उन्होंने अपने मित्र मैक्स ब्रांड से किया था। मैक्स ब्रांड उनके मित्र थे जिनसे काफ्का ने कहा था कि मेरी मृत्यु के बाद मैंने जो कुछ भी लिखा है, जितनी पांडुलिपियां हैं, सबको जला देना, प्रकाशित मत होने देना। ऐसा लेकिन ब्रांड ने सौभाग्य से किया नहीं और हमें क्या मिला? हमें द ट्रायल, द कैसल, द मेटामॉर्फोसिस जैसी अमर रचनाएं मिली। 1924 में, 1883 में पैदा हुए, 1924 में मात्र 40 बरस की आयु में ट्यूबरक्लोसिस से काफ्का का निधन हो गया। लेकिन इन 40 वर्षों में उन्होंने आधुनिकता की जो बेचैनी है उसे अद्भुत शब्दों में पिरो दिया। उनका एक उपन्यास है जिसको मैंने आपको बताया, मैंने अभी अमेज़ॉन से मंगाया है, 182 रुपये में मिल गया। वो कि द ट्रायल, ये व्यवस्था के अंधेरे गलियारों में आपको लेकर चलता है। और इन दिनों तो आपको पता ही है, हमारे मुल्क में ये गलियारे हमारे चौतरफा हैं। द ट्रायल का जो नायक है जोसेफ को बिना कारण बताए एक दिन सुबह गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो अपने अपराध के बारे में पूछता रहता है, कोई उत्तर नहीं देता। वह न्याय चाहता है, कहीं से उसको कोई न्याय नहीं मिलता और अंततः वह व्यवस्था के अंधेरे में निगल लिया जाता है। यह कहानी किसी तानाशाही शासन की सीधी आलोचना नहीं है, यह उस नौकरशाही की है, उस व्यवस्था की है, उस अदृश्य तंत्र की पड़ताल है जहाँ अपराध बोध पहले आता है और आरोप बाद में आते हैं। और आज का दौर देखिए, आज जो हमारे चारों तरफ चल रहा है, कोई भी व्यक्ति वर्षों तक न्यायपालिका से न्याय की उम्मीद में तारीखों पर तारीख पाता है। शर्जिल इमाम, उमर खालिद और हालिया समय में सोनम वांगचुक, जिन्हें 6 महीने हो गए हैं, एक वैज्ञानिक, एक कट्टर राष्ट्रभक्त व्यक्ति, उसके साथ भी यही हो रहा है जो ट्रायल में जोसेफ के साथ हुआ। काफ्का का संसार काल्पनिक नहीं। अगर आप इस किताब ट्रायल को पढ़ेंगे, बहुत असुविधा में आपको डालेगा, बेचैनी बढ़ाएगा, लेकिन बड़ा परिचित आपको लगेगा। और जो मैंने शब्द कहा आपसे, काफ्का एस्क, ये शब्द यहीं इसी पुस्तक के बाद जन्मा। ऐसी स्थिति जहाँ तर्क, न्याय और संवाद सब धुंधले हो जाएं। काफ्का का एक और पुस्तक है द मेटामॉर्फोसिस, जिसका नायक है ग्रेगर साम्सा। ग्रेगर साम्सा एक सुबह जगता है और उसे पता लगता है वो एक कीट में बदल गया है। और ये शारीरिक रूपांतरण नहीं है, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूपांतरण है। सोचिए कितने दबाव में वो रहा होगा। ग्रेगर परिवार का कमाने वाला एकमात्र सदस्य एक दिन पाता है कि वो एक कीट में बदल चुका है, उपयोगी नहीं रहा है, उसका महत्व समाप्त हो गया है। आज से तुलना कीजिए, आज का मनुष्य कॉरपोरेट मशीन का पुर्जा भर तो है, ऐप आधारित श्रमिक है, डेटा में तब्दील हो चुका नागरिक है। हो सकता है हम में से बहुत कभी कभी खुद को ऐसा ही महसूस करते हैं। काफ्का के यहाँ आधुनिक पूंजीवादी और औद्योगिक समाज की उस क्रूर सच्चाई को आप पाएंगे, जहाँ व्यक्ति की मानवीयता उसकी प्रोडक्टिविटी से, उसकी उत्पादकता से मापी जाती है।
काफका का एक और महत्वपूर्ण उपन्यास है द कैसल। इसके पात्र का नाम है के। मैंने इसके बारे में जो पढ़ा, समीक्षाएं पढ़ी, उसके बाद निश्चित तौर पर इस किताब को मैं पढ़ना चाहूँगा और मंगाऊँगा। इसमें के नाम का एक पात्र है। वो एक किले में प्रवेश की अनुमति के लिए ज़बरदस्त संघर्ष करता है। कैसल में प्रवृत्ति के लिए तमाम अधिकारियों से मिलता है, जो गार्ड्स हैं उनसे भिड़ता है, अंदर जाना चाहता है लेकिन किले तक पहुंच नहीं पाता। संभवतः काफका इस किले के जरिए बताना चाहते हो कि ये किला सत्ता है, ये किला मान्यताएं हैं, परंपरा है, या संभवतः ईश्वर है। काफका हमें कोई निश्चित उत्तर नहीं देते हैं, लेकिन कैसल के अंदर, किले के अंदर प्रतीक्षा करने की अंतहीन प्रक्रिया हमारे समय की प्रतीक्षा से मिलती जुलती है। बेरोजगारी बढ़ रही है, नौजवान नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कोई महीनों से सालों से जेल में बंद है, वो न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है। एनआरसी और सीए के जरिए से डरे हुए नागरिक पहचान की पुष्टि की प्रतीक्षा में हैं। हम सब, यदि आप गौर करेंगे, यदि हिम्मत जुटाएंगे चिंतन करने की, तो पाएंगे कि कहीं ना कहीं हम सब उस के की तरह हैं, दरवाजे के सामने खड़े हैं पर प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, अलाउ नहीं किया जा रहा है। काफका ने इंटरनेट नहीं देखा, संभवतः सोचा भी ना हो स्वप्न में, लेकिन उन्होंने उस मानसिक संरचना को पहचान लिया जिससे व्यक्ति अदृश्य शक्तियों से संचालित होता है। जैसे आज की दुनिया या हमारे बच्चों की दुनिया, आने वाला समय एल्गोरिथम तय करेगा, एल्गोरिथम बताएगा, एआई बताएगी कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या खाना चाहिए, यहाँ तक ये तक तय कर देगी कि हमें किस चीज़ से स्वाद आता है। डेटा प्रोफाइल हमारे व्यवहार का अनुमान लगाते हैं। आप देखते हैं, जो चीज़ आप एक बार फेसबुक में देखते हैं वही चीज़ आपको दोबारा दोबारा आने लगती है, उससे मिलती जुलती। ये अदृश्य शक्तियाँ हैं, मनुष्य निर्मित हैं, आप कह सकते हैं। निगरानी कैमरे हैं हमारे चारों तरफ, वो हमारी समस्त गतिविधियों को दर्ज कर रहे हैं। प्रिवेसी नाम की कोई चीज़ अब नहीं रह गई है। और सत्ता केवल अब पुलिस, सेना, आर्म फोर्सेस नहीं है। असली सत्ता अब सूचना और प्रक्रिया के रूप में तेजी से उभर रही है। तो काफका का जो भय है वो खुला दमन नहीं है, बल्कि वो बड़ा कंफ्यूजिंग है, अस्पष्टता है। व्यक्ति को पता ही नहीं है कि वो किससे लड़ रहा है लेकिन किससे लड़ रहा है ये उसे पता ही नहीं है। हमारे भारतीय संदर्भ में काफका भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में, जहाँ न्यायिक और प्रशासनिक तंत्र दिनों दिन जटिल होता जा रहा है, तो काफका की ऐसे में प्रासंगिकता मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जब कोई व्यक्ति अपनी पहचान की पुष्टि के लिए दर दर भटक रहा है, दस्तावेजों की भूल भुलैया में विचर रहा है, अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए संघर्ष कर रहा है, या व्यवस्था के सामने खुद को पूरी तरह असहाय में मान रहा है, तब उसका अनुभव काफका-एस्क हो जाता है। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु है, काफका कंफ्यूज करते हैं, असहज करते हैं, लेकिन वो निराशा के लेखक नहीं है। वो व्यवस्था की जटिलताओं को सामने रखते हैं और इसलिए रखते हैं कि हम उसको चुनौती दे सकें। काफका भय नहीं, चेतना के लेखक है। काफका की दुनिया में समाधान कम है, निश्चित तौर पर प्रश्न अधिक हैं, लेकिन वह हमें बेचैन करते हैं। और मुझे लगता है डेमोक्रेसी की, एक चेतन मनुष्य की भी पहली शर्त यही है, चेतना। और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, चेतना असुविधा से जन्म लेती है। पाखी संवाद, जहाँ शब्द डरते नहीं, ये वाक्य तभी सार्थक है जब हम उस अदृश्य भय को पहचानें जो हमारे भीतर घर कर लेता है। और काफका यही करते हैं, वे हमें बताते हैं कि व्यवस्था को नियति मान लेना ही सबसे बड़ा समर्पण है, सबसे बड़ा डरपोकपना है। प्रश्न करना ही स्वतंत्रता की शुरुआत है।
काफ्का आप कह सकते हैं एक लेखक नहीं है, वर्तमान समय में वो एक रूपक बन चुके हैं। उनकी रचनाएं हमें सिखाती है व्यक्ति की गरिमा सर्वोपरि है, सत्ता की जटिलता पर, उसकी निर्ममता पर प्रश्न आवश्यक हैं, और आधुनिकता केवल प्रगति नहीं अलगाव भी है। काफ्का की भाषा के बारे में एक बड़ा महत्वपूर्ण है, हालांकि अनुवादित मैंने पढ़ा, उसको जितना पढ़ा है अभी तक, उनकी भाषा मुझे सादी लगी है बट बड़े गहरे अर्थ वाली है, इसलिए मैंने कहा कि असहज कर देती है। बहुत ज़्यादा वो प्रतीकों से काम लेते हैं पर अनुभव उनके बेहद वास्तविक है। काफ्का हमारे समकालीन क्यों हैं? यदि आप इसको जानना चाहें तो मैं समझता हूँ आज वर्तमान दौर में नागरिक या मनुष्य व्यवस्था के सामने बौना हो गया है, उसकी पहचान का संकट खड़ा हो गया है और भय चौतरफा मौजूद है, अदृश्य रूप में मौजूद है। इसलिए काफ्का हमें निराश नहीं करते हुए हमें आईना दिखाते हैं, और आईना यदि आप ईमानदारी से देखें तो हमेशा अच्छी तस्वीर नहीं दिखाता। जब तक मनुष्य अपनी गरिमा के लिए, न्याय के लिए और पारदर्शिता के लिए संघर्ष करता रहेगा, तब तक काफ्का हमारे समय के लेखक बने रहेंगे, और इसलिए काफ्का आज भी जरूरी है। धन्यवाद।